नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर पीएसएमपीजी कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज, आपका स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो विश्व भूगोल की शुरुआत की है उसमें हमने आपसे बात की थी सौरमंडल क्या है, सौरमंडल के ग्रह कौन से हैं और उन ग्रहों की विशेषताएं कौन सी हैं, इन पर हमने चर्चा आपसे की थी। ठीक है, तो चलिए और देखते हैं हम सौरमंडल में और किन किन चीज़ों को जानना होता है हमें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। दोस्तों, गोल्डी लॉक्स, सौरमंडल के अंतर्गत ये गोल्डी लॉक्स होता क्या है। गोल्डी लॉक्स जोन को निवास योग्य क्षेत्र या जीवन क्षेत्र पृथ्वी सदृश भी कहा जाता है। ठीक है, किसी तारे से उस दूरी वाले क्षेत्र को गोल्डीलॉक्स जोन कहा जाता है जहां पर किसी ग्रह की सतह पर तरल जल काफ़ी मात्रा में मौजूद हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसे एक चित्र से समझेंगे, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। इस चित्र के माध्यम से दोस्तों गोल्डीलॉक्स जोन को दिखाया गया है। ये हमारा सूर्य है यानी कि सन। ठीक है, ये हमारा बुध ग्रह है, ये हमारी पृथ्वी है और ये आपका मंगल ग्रह है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों ये आपको दिखाई दे रहा है हैबिटेबल जोन, यानी कि इस जो आपको ये ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अगर कोई भी ग्रह आएगा तो उसमें तरल पदार्थ यानी जल के मात्रा या जल मौजूद होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, टू कोल्ड यानी कि बहुत शीतल है ये क्षेत्र, यानी कि इस क्षेत्र में अगर कोई ग्रह है तो उसमें जल उपलब्ध होने की संभावना बढ़ जाएगी और अगर जल उपलब्ध होने की संभावना बढ़ेगी तो यहाँ पर जीवन होने की संभावना भी बढ़ जाएगी। इसीलिए हमारे जो वैज्ञानिक हैं पृथ्वी पर रहने वाले, वो मंगल ग्रह पर लगातार जीवन की खोज करते रहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। जैसे भारत ने भी एक मंगलयान भेजा था मंगल ग्रह पर, जिसे मॉम के नाम से जाना गया, यानी कि मिशन ऑन मार्स। मॉम का फुल फॉर्म है मिशन ऑन मार्स। ठीक है, मंगल के बारे में हमने आपको बताया ही है, मंगल ग्रह के बारे में कि इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड के तत्व पाए जाते हैं। 25 डिग्री ये झुका हुआ है। ठीक है, इसी कारण पृथ्वी जैसे दिन रात यहाँ पर भी होते हैं और पृथ्वी जैसी ऋतुएं यहाँ पर भी होती हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो अब आप समझ गए होंगे कि गोल्डीलॉक्स जोन क्या है और हैबिटेबल जोन क्या होता है। यह निवास योग्य क्षेत्र है जो अंतरिक्ष में किन्हीं दो क्षेत्रों का प्रतिच्छेदन बिंदु क्षेत्र होता है जिन्हें जीवन हेतु सहायक होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बौने ग्रह क्या होते हैं सौरमंडल में। ऐसे ग्रह जो आकार, द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण बल एवं अपने परिभ्रमण चक्र में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी IAU इंटरनेशनल एरोनॉटिक्स यूनियन, इसकी स्थापना बताई थी दोस्तों 1919 में हुई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा 2006 में निर्धारित ग्रहों की परिभाषा से भिन्नता रखते हों उन्हें बौने ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, यानी कि 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने ग्रहों की परिभाषा निर्धारित की। ये हमने पिछले वीडियो में बताया था कि ग्रह कौन हो सकता है। ठीक है, तो यदि इन परिभाषा से कोई भिन्नता रखता है कोई पिंड तो उन्हें हम बौने ग्रह कहते हैं। यहाँ से कुछ बौने ग्रहों के चित्र आपको दिखाए गए हैं, जैसे कि मून, प्लूटो। आपको पता है कि प्लूटो को 2006 से पहले
एक ग्रह माना जाता था, यानी कि 9वें नंबर का ग्रह माना जाता था। लेकिन 2006 में IAU यानी इंटरनेशनल एरोनॉटिक्स यूनियन ने इसे ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया और इसे बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया। ठीक है। इसके बाद इरिस है, ह्यूमिया है, मेकमेक है, सेरस है, ये सभी बौने ग्रह हैं आपके। ठीक है। इनका आप आकार भी देख सकते हैं कि सबसे बड़ा बौना ग्रह प्लूटो है, इसके बाद एरिस है, ह्यूमिया है, मेकमेक है और सेरस है। ठीक है। वर्तमान में सेरस, प्लूटो जिसे हम यम भी कहते हैं, इरिस, ह्यूमिया, मेकमेक आदि को बौने ग्रहों की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है। बात करते हैं प्लूटो की। दोस्तों, जो प्लूटो की खोज है वह 1930 में क्लाइड टॉबैग ने की थी। किसने की थी? क्लाइड टॉबैग ने इसकी खोज की 1930 में। 2006 से पहले तक इसे सौर मंडल का 9वां एवं सबसे छोटा ग्रह माना जाता था। ठीक है। लेकिन 2006 में इसे बाहर कर दिया गया ग्रहों की श्रेणी से। यह है आपका प्लूटो ग्रह दिखाया गया इस चित्र के माध्यम से, इसे भी आप देख सकते हैं। अब देखते हैं इसे क्यों बाहर किया गया था। वर्ष 2006 में प्रयाग, चेक गणराज्य की राजधानी है दोस्तों प्राग। ठीक है। चेक गणराज्य की राजधानी प्राग है। यहाँ पर IAU की 2006 में बैठक हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के सम्मेलन में ग्रहों की निर्धारित नई परिभाषा के आधार पर प्लूटो से ग्रह का दर्जा छीन लिया गया। ठीक है। प्रयाग सम्मेलन में 75 देशों के लगभग 2500 वैज्ञानिकों ने ग्रहों की नई परिभाषा दी थी। तो 2006 में कहाँ बैठक हुई थी? प्राग में। और कितने देशों ने शामिल हुए थे? 75 देश। और कितने वैज्ञानिक थे? लगभग 2500। इनके अनुसार ऐसे पिंड जिसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो, जिससे वह गोल स्वरूप धारण कर सके, वह सूर्य का चक्कर भी काटता हो, साथ ही उसके आसपास अन्य खगोलीय पिंडों की अधिक भीड़ भाड़ ना हो, ग्रहों के दर्जे में आएंगे। यानी कि कौन ग्रह होगा उसके लिए इन्होंने परिभाषित किया था कि उसके पास गुरुत्वाकर्षण बल भी होना चाहिए, जिससे वह गोल स्वरूप धारण कर सके, सूर्य का चक्कर भी काटता हो और उसके आसपास का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला ना हो, उसे हम ग्रह कहेंगे। ठीक है। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से अलग करने के पीछे वैज्ञानिकों का जो तर्क था कि यह नेपच्यून यानी कि वरुण, नेपच्यून की कक्षा से होकर गुजरता है। यानी जो प्लूटो है वो वरुण की कक्षा को काटता है। इसका गुरुत्वाकर्षण बल भी कम है। वह आकार की दृष्टि से यह कई उपग्रहों से भी छोटा है, अतः इसे ग्रह की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। ठीक है। तो आप समझ गए कि प्लूटो को क्यों बाहर किया गया। ग्रह की श्रेणी से अलग किए जाने के बाद प्लूटो को सौर मंडल के बाहरी क्यूपर घेरे में, यानी क्यूपर बेल्ट की सबसे बड़ी संरचना माना जा रहा है। ठीक है। खगोलीय वस्तु माना जा रहा है। यहाँ पर दोस्तों क्यूपर बेल्ट आपको दिखाई दे रही है, यानी सौर मंडल के बाहरी हिस्से में एक बेल्ट है जिसे हम क्यूपर बेल्ट के नाम से जानते हैं, और इसी बेल्ट में प्लूटो को भी शामिल किया गया है। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ये क्यूपर बेल्ट वरुण यानी नेपच्यून के बाहर है। विभिन्न ग्रहों पर उपस्थित गैसों को भी हम देख लेते हैं कि किस ग्रह में किस गैस की उपस्थितता है। तो बुध ग्रह वायुमंडल रहित है, यानी इसमें वायुमंडल नहीं पाया जाता। इसमें हाइड्रोजन का हल्का आवरण पाया जाता है बुध में। ठीक है। शुक्र ग्रह की बात करें तो शुक्र में CO2 जो है यानी कार्बन डाइऑक्साइड है वो 90 से 95% है, और CO2 के बादल भी पाए जाते हैं। इसी कारण सबसे ज़्यादा तो तापमान है वो शुक्र ग्रह का ही है।
पृथ्वी पर बात करें तो यहाँ पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें भी हैं। मंगल ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और आर्गन है। बृहस्पति पर हीलियम, हाइड्रोजन, CH4 यानी मीथेन है। NH3 यानी कि अमोनिया गैस भी है। शनि पर बात करें तो NH3 यानी अमोनिया, CH4 यानी कि मीथेन गैस है। अरुण पर बात करें तो अरुण पर मीथेन गैस की प्रधानता है और वरुण ग्रह पर भी मीथेन गैस की प्रधानता है। ये सब चर्चाएं हम दोस्तों जब ग्रहों पे चर्चा की थी तब हमने बताया था आपको। इसके बाद देख लेते हैं प्राकृतिक उपग्रह यानी नेचुरल सैटेलाइट क्या होते हैं। वे आकाशीय पिंड जो अपने ग्रह की परिक्रमा करने के साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं, उपग्रह कहलाते हैं। जैसे कि आपका दोस्तों चंद्रमा है, पृथ्वी का एकमात्र जो उपग्रह है वो चंद्रमा है। मान लीजिए पृथ्वी है, ये आपका चंद्रमा है, तो चंद्रमा पृथ्वी का भी परिक्रमा करता है और इसके साथ साथ सूर्य की परिक्रमा भी करता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यही बताया गया है कि वे आकाशीय पिंड जो अपने ग्रह की परिक्रमा तो करते हैं, साथ साथ सूर्य की परिक्रमा भी करते हैं, वह उपग्रह कहलाते हैं। ग्रहों की भांति इनमें भी अपनी चमक या प्रकाश नहीं होता, अतः ये भी सूर्य के ही प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। सबसे अधिक उपग्रह शनि के हैं 145 तथा बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद है धूमकेतु या पुच्छल तारे। दोस्तों आपने देखा होगा कभी कभी रात में आकाश में आपने देखा होगा कि आपको एक तारा टूटता हुआ दिखाई देता है, तो दरअसल वो तारे को ही हम क्या कहते हैं, धूमकेतु या पुच्छल तारे के नाम से जानते हैं। ठीक है, धूमकेतु आकाश में धूल, बर्फ और गैस, ये तीनों आपको याद रखना है कि जो धूमकेतु होता है धूल, बर्फ और गैस से निर्मित पिंड होते हैं जो सूर्य के परवलयाकार यानी कि दीर्घवृत्ताकार पथ पर अनियमित परिक्रमा करते हैं। जब भी कोई धूमकेतु सूर्य के नज़दीक पहुंच जाता है, यानी चक्कर काटते काटते जब वो सूर्य के पास पहुंचता है, तो गर्म होने के बाद उनसे गैसों के फुहारे निकलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इसमें बर्फ़ और गैस से निर्मित है, तो गैसों और फुहारों से निकलने लगते हैं जिससे पूंछ जैसी संरचना का निर्माण होता है। इसे ही पुच्छल तारा का नाम दिया जाता है। इस चित्र में दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, यही आपको रात में दिखाई देते हैं कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले गए, तो आप कहते हैं कि कोई तारा टूट गया। यही दरअसल पुच्छल तारे होते हैं। आपको दिख रहे हैं कि पुच्छल तारे किस प्रकार दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, पुच्छल तारे की जो दोस्तों पूंछ होती है वो सूर्य के विपरीत दिशा में होती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पुच्छल तारे की पूंछ किस दिशा में होती है, तो मान लीजिए कि अगर सूर्य ये है तो इसकी जो पूंछ होगी वो इससे विपरीत दिशा में होगी, यानी कि इस दिशा में होगी। ठीक है, तो विपरीत दिशा में रहती है। हैली भी एक पुच्छल तारा है। यह पृथ्वी से 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, यानी कि 76 वर्ष में केवल एक बार दिखाई देता है, जो पृथ्वी के पास से गुजरने वाले किसी भी धूमकेतु के लिए सबसे कम अवधि है। इस प्रकार धूमकेतु के 3 भाग होते हैं। वो 3 भाग कौन से हैं? पहला है नाभि। यह धूमकेतु का मुख्य स्थायी भाग है जो धूल, बर्फ एवं अन्य ठोस पदार्थों से मिलकर के बना होता है। इसके बाद दूसरा भाग है कोमा। यह धूमकेतु का शीर्ष भाग है जिससे जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसों का घना बादल केंद्र से उत्सर्जित होता रहता है। इसके बाद तीसरा भाग है इसका पूंछ। यह धूमकेतु के पीछे का हिस्सा है जो फुहारे के रूप में गैसों के अवशेष होते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं आपसे क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्टेरॉयड के बारे में। क्षुद्र ग्रह भिन्न भिन्न आकार के पिंडों की पट्टी के रूप में मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य करोड़ों किलोमीटर क्षेत्र में पाए जाते हैं।
यानी आपसे अगर कोई पूछे कि क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के मध्य हैं, तो वो मंगल और बृहस्पति के मध्य पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों तरफ अन्य ग्रहों के समान ही दीर्घवृत्तीय कक्षा में पश्चिम से पूर्व यानी घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में परिक्रमा करते हैं। इसे हम वामावर्त भी बोलते हैं, वामावर्त। ठीक है, तो ये भी वामावर्त ही चक्कर लगाते हैं। विदित है कि 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर निकालकर क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में ही रखा गया। क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में रखा गया यानी कि बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, एवं प्लूटो तथा उसके जैसे अन्य क्षुद्र ग्रहों के लिए एक नई श्रेणी प्लूटाइड बना दी गई। दोस्तों, इस चित्र में आपको सौरमंडल का एक चित्र दिखाया गया है। ये सूर्य है आपका, इसके पास बुध है, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल और ये बृहस्पति है, ये मंगल है आपका। इनके मध्य में जो ग्रह पाए जाते हैं वो क्षुद्र ग्रह हैं आपके। ठीक है, तो ये आपको देखना है। कमेट्स यानी धूमकेतु, मैक ये आपका बौना ग्रह है, प्लूटो भी बौना ग्रह है, इरिस भी बौना ग्रह है, सीरस भी बौना ग्रह ही है। ठीक है, सेरस सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक चमकीला क्षुद्र ग्रह है, तो ये आपको याद रखना है। सेरस एक बौना ग्रह भी है और सर्वाधिक चमकीला और बड़ा भी क्षुद्र ग्रह है। जबकि 4 वेस्टा, 52 यूपा, 243 इडा, 1862 अपोलो अन्य क्षुद्र ग्रह हैं, यानी इन क्षुद्र ग्रहों के नाम हैं। इसके बाद है उल्का पिंड। दोस्तों, मंगल और बृहस्पति के मध्य क्षुद्र ग्रहों के साथ अरबों की संख्या में उल्का पिंड भी पाए जाते हैं, परंतु वरुण ग्रह के पश्चात क्यूपर बेल्ट उल्काओं का सबसे बड़ा स्रोत है। यानी कि उल्का पिंड है 2 क्षेत्रों में पाए जाते हैं, एक तो क्षुद्र ग्रह वाले एरिया में यानी मंगल और बृहस्पति के मध्य, और दूसरा क्षेत्र है इनका क्यूपर बेल्ट, जिसमें आपका प्लूटो भी आता है। ये आप दोस्तों उनको देख पा रहे हैं, आप उल्का पिंडों को किस तरह आपको जलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यह उल्का पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो गैसों से होने वाले घर्षण के कारण अग्नि प्रज्वलित अवस्था में दृष्टिगत होते हैं, यानी जलते हुए प्रतीत होते हैं। इसे ही हम टूटता तारा कहते हैं। दोस्तों, हमने गलती से आपको पुच्छल तारे के बारे में बता दिया कि उसे हम टूटता हुआ तारा कहते हैं, लेकिन जो आपके जो उल्का पिंड हैं उसे हम कहते हैं टूटता हुआ तारा। ठीक है, इनमें से कुछ पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व ही जलकर राख हो जाते हैं, जो कि अल्काश्म कहलाते हैं। यानी जो जल कर के राख हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अल्काश्म। जबकि कुछ उल्काएं जो चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर जाकर गिरते हैं उसे हम उल्का पिंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस चित्र में आप समझ पाएंगे दोस्तों कि उल्का पिंड इस क्यूपियर बेल्ट में है। इस क्यूपियर बेल्ट से ये पृथ्वी की ओर बढ़ते हैं आगे। ठीक है, और जब पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचते हैं तो ये जलने लगते हैं। जब जलकर राख हो जाते हैं तो इसे अल्काश्म कहते हैं, लेकिन कभी कभी ये पृथ्वी पर गिर जाते हैं तो इन्हें उल्का पिंड के नाम से जानते हैं, और इन्हें ही हम टूटता हुआ तारा कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है अरोरा। अंतरिक्ष से आने वाली ब्रह्मांड किरणें पी सौर पवनों तथा पृथ्वी के चुंबकीय प्रभाव के मध्य घर्षण के कारण ध्रुवों पर एक रंगीन चमक उत्पन्न होती है, जिसे ऑरोरा के नाम से जानते हैं। यानी कि ऑरोरा क्या है? तो ये ब्रह्मांडीय किरण है, या पी सौर पवन है, या पृथ्वी के चुंबकीय प्रभाव के मध्य घर्षण के कारण ध्रुवों पर, यानी ऑरोरा कहाँ पे दिखाई देती है? ध्रुवों पर एक रंगीन चमक उत्पन्न होती है, जिसे ऑरोरा कहते हैं। इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे कि विभिन्न प्रकार की कलर यानी रंगदार चमक आपको दिखाई दे रही है, और ये ध्रुवों पर उत्पन्न होते हैं। तो उत्तरी ध्रुव में इस अरोरा को हम क्या कहते हैं? अरोरा बोरियालिस कहते हैं, और दक्षिणी ध्रुव पर
अरोरा ऑस्ट्रियालिस के नाम से जानते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। आज हमने आपसे बात की गोल्डी लॉक्स जोन क्या है, बौने ग्रह क्या होते हैं, प्लूटो के बारे में बताया आपको, और विभिन्न ग्रहों पर उपस्थित गैसों के बारे में भी बताया, प्राकृतिक उपग्रहों के बारे में बताया, धूमकेतु और पुच्छल तारे के बारे में चर्चा की, और इसके बाद क्षुद्र ग्रह के बारे में चर्चा की, और उल्कापिंड के बारे में बताया। साथ ही साथ आपको अरोरा के बारे में भी बताया, जिसे उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरियालिस कहते हैं और दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रियालिस के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों इस वीडियो का जो PDF है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वीडियो के पहले कमेंट में भी उसका लिंक मिल जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।